हेलो गाइस, दिस इज़ तन्मय, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी जमशेदपुर। तो अराउंड एक वीक बाकी है आपके जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो हम सोचे कि भाई थोड़ा मदद कर दिया जाए मेरे व्यूअर्स की। तो हियर आर सम टॉपर्स फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर जो कि अपने लास्ट मिनट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे विच विल हेल्प यू इन गिविंग योर जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट एग्जाम। My name is Tanishk S. Pandey. I am from BTech first year and my physics percentile was 99.8. In chemistry I got 99.2 and in maths I scored 99 percentile, helping me to secure an overall of 99.53 percentile in JEE Mains 2024. Hi, I am Piyush and I scored 100 percentile in JEE Mains Physics. Hi guys, I am Kisle Karan Singh and I got 100 percentile in physics in JEE Mains 2024. I am Arshit Kumar and my JEE Mains percentile in chemistry was 99.66. Hi, I am Ishan and my JEE Mains chemistry percentile was 99.55. My name is Vivek Chaudhary. I am from BTech CSE first year. My maths percentile was 99.91 and my overall percentile was 99.57 in JEE Mains 2024. I scored 86 out of 120 in JEE Advanced Mathematics 2024. Myself Utkarsh Singh, currently BTech first year CSE student. I have scored 99.71 percentile in maths in JEE 2024 and overall percentile 99.45. तो तनिष्क, तुम्हारा ओवरऑल बहुत ही अच्छा परसेंटाइल था, स्कोर भी बहुत अच्छा था और तुम यहाँ के टॉपर्स हो। तो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करो कि लास्ट एक वीक में क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मॉक टेस्ट पे, रिवीजन पे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। मेरे हिसाब से लास्ट वीक में ना थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर, तुम देख के टिक करके आगे बढ़ो। तुमको वैसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लास्ट वीक में, क्योंकि तुम अगर पहले उन सब एस ब्लॉक पी ब्लॉक पहले पढ़ के रखोगे तो बाद में आके भूल जाओगे, है ना। वो ऐसी ही चीज़ है, बायोमोलिक्यूल वगैरह। तो एक काम करो, जो रटने वाले जितने हैं लास्ट एक वीक में उनको अच्छे से रट लो, है ना, नीट जैसे होता है। जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो आपको एग्ज़ाम से 1 वीक पहले छोड़ देना चाहिए करना। आपको मेनली फोकस करना चाहिए रिवीजन पे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो है रिवाइज़ कर सको। जो आपने मॉक टेस्ट दिए है उसमें जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं वो आप उनको रिवाइज़ करो कि वो मिस्टेक्स आपका एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ना हो। मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट देने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है अभी, और जितने भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने जेई जर्नी के थ्रू आउट, तुम्हें मेरे हिसाब से उसे फिर से देखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी कंसाइज होते हैं और कम टाइम कंज्यूम करते हैं। 10 मिनट का हाइपरबोला का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स फेच करेगा और एस ब्लॉक का एक 30 सेकंड का क्वेश्चन भी 4 मार्क्स ही फेच कर रहा है, तो बराबर वेटेज ही हुआ दोनों का। तो इससे अच्छा अपना टाइम बचाओ और जो जिस पे टाइम तुम्हारा मतलब बच सके वही वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है उनको बाद में टाइम दे देना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम्हारा रूटीन क्या था? एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में कुछ कुछ नेम रिएक्शन हो गई, या मैथ्स में कुछ कुछ छोटे छोटे फार्मूले हो गए, फिजिक्स में कुछ कुछ छोटे छोटे फार्मूले हो गए जो एनसीईआरटी के कोने कोने में दिए हैं, या एनसीईआरटी के डिडियो में वगैरह जो होता है वो भी पूछ लेता है, जेईई एनटीए कुछ भी पूछ सकता है, तो उन सब से एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए। सो मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज़ किए और जितना काम रह सकता था मैं उतना मैं रहा। और आपको रिज़ल्ट का आगे का नहीं सोचना है ज़्यादा, बस एग्ज़ाम अच्छे से दे लेना है और अपने पेरेंट्स से थोड़ा बात करिएगा, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे एग्ज़ाम के लिए। पहले मैंने क्या करा था कि मैंने अपने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया था, पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था ऑनलाइन चीज़ों से, कि इट्स लाइक माइंड को रिलैक्स करना था। घर पे मम्मी पापा से बात करके, साथ में मेरा भाई रहता है तो उससे बात करके इट्स लाइक फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया अगले दिन के लिए, और फिर एक बार जस्ट सारे नोट्स को, पूरे तीनों सब्जेक्ट के नोट्स को गो थ्रू कर लिया कि कल क्या क्या करना है, और ख़ुद को बस रिलैक्स कर रहा था उस दिन, और कुछ नहीं। मैंने कुछ मिस्टेक्स कमिट करी थी एग्ज़ाम से पहले, मेरा आईओसी वीक था बहुत ज़्यादा, तो मैं पैटर्न देख रहा था एग्ज़ाम का, तो उसमें आईओसी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो एक दिन पहले मैंने सोचा कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं पढ़ लूँ एनसीईआरटी से, तो मैंने वो चीज़ करा एक रात पहले, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में लेके चली गई। ड्यूरिंग एग्ज़ाम में अगर मेरे को लग रहा था कि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने उसको मतलब अटैम्प्ट कर लिया और मेरा बहुत वहाँ पे माइनस हुआ था। जो चीज़ आपको नहीं आती है तो आप उसको अटैम्प्ट ही नहीं करोगे, लेकिन जो आप आधा अधूरा पढ़ के गए हो तो आप उसको अटैम्प्ट भी करोगे और आपको लगेगा कि आपको आता भी है। सही बात है, आधा ज्ञान, यस बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मेरा मिस्टेक था। और सेकेंडरी ये था कि मैंने वही सबसे बातचीत करना छोड़ दिया था, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करा था जो भी है। और वो जो मेरे फादर है उन्होंने काफ़ी मेरा मोराल अप करके रखा हुआ था कि अच्छा ही होगा, अभी तक तुम अच्छा कर रहे हो, तो वही चीज़ है। तो
बाकी तो जो होगा सो होगा ही, अब तुम एक दिन पहले उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या था? तो पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया, 45 मिनट्स केमिस्ट्री दिए, केमिस्ट्री हो गई मेरी 45 मिनट्स में। फिर मैंने फ़िज़िक्स को 45 मिनट्स दिए, फ़िज़िक्स भी मेरी लगभग हो ही गई थी 45 मिनट्स में। और उसके बाद फिर मैंने 1.5 घंटा मैथ्स को दिया, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक थी, मुझको टाइम लगता था मैथ्स करने में। तो मैंने सोच के रखा था कि पेपर का हाफ़ टाइम तो मैं मैथ्स को दूंगा, नहीं तो फिर मेरा कितना भी मैं कर लेता, मेरा मैथ्स ख़राब ही हो जाता अगर मैं टाइम कम देता उसको। तो मेरा हो गया वही पैटर्न, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ। इसमें भी एक था कि हम इस तरह से अटैम्प्ट करते थे कि पहला एक राउंड में केमिस्ट्री में जितना बन गया, फिर फिजिक्स में चल गया जितना बन गया, फिर वापस केमिस्ट्री में आए, बाकी जो बना सकते थे बनाए, फिर फिजिक्स में बाकी जो बना सकते थे बनाए, और लास्ट में मैथ करते थे क्योंकि मेरा मैथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में हुआ क्या था, 28 शिफ्ट 1 में बहुत हार्ड पेपर आ गया था। मतलब स्टूडेंट्स वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेंस में भी इतना लेवल का पेपर आ सकता है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि सब बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो इसको टैकल कैसे किया जाए? देखो, अगर पेपर पे तुमको लगे ना कि क्वेश्चन बहुत टफ़ है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल तुम्हारे लिए टफ़ है ना, टफ़ तो सबके लिए है। तो अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो मेजॉरिटी बच्चों से भी नहीं बनेगा। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, तुमसे तब भी नहीं बन रहा है, तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे तुम्हारे जैसे जो यही सोचेंगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, बाकी सबसे हो जाएगा। पर ऐसा है तो नहीं, होगा तो किसी से भी नहीं हो क्वेश्चन। और जब वो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है तो तुम ईजी क्वेश्चन पे पहले फोकस करो, है ना। बाद में टाइम बचे तो उन हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि तुमको एक एक्स्ट्रा लीवरेज मिले दूसरे बच्चों के ऊपर। एक आशीष अरोड़ा सर थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर एग्जाम टाइम में तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए जस्ट लाइक आंखें बंद करो और रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो 10 to 1। तो वो बेटर वे होता है, उससे तुम रिलैक्स फील करते हो। और एक चीज़ है जो होता है कि मॉक टेस्ट का जो चीज़ काम आता है वहाँ पे, कि तुमको ना क्वेश्चन स्किपिंग आर्ट आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमको पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पिक करना है। तो मैथ्स में बहुत चीज़ काम आती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं मैथ्स में। स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना नेचुरल है, सबको होता है। जितना सीरियस स्टूडेंट्स उन लोगों को तो होता है। तो ये मत सोचना कि तुम डिफरेंट हो। फिर दूसरा चीज़ है कि पढ़ रहे हो तो थोड़ा तो टेंशन होगा कि किस टाइप का रिजल्ट होगा। तो एग्ज़ाम है, ये नहीं बोल सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम है तो नॉर्मली सब एग्ज़ाम की तरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, हाँ है। तो थोड़ा सा अच्छे से करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ प्रिपरेशन किए हैं, मेरा अभी तक जो हुआ, लेकिन अभी भी मेरा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन है, अभी भी रिवीजन करेंगे तो मेरा काफ़ी अच्छा हो सकता है। हर बार होता है, मेरा भी कम आया था फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा भी बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा क्योंकि सवाल प्रैक्टिस और बढ़ गया। वेल मेरे केस में ये था कि मैंने सोचा कि ये स्ट्रेस जो हो रहा है मुझे इसका कोई पॉजिटिव आउटकम तो है नहीं, इवन मोर ये मुझे सिली मिस्टेक्स करवाएंगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस यही सोचा कि इसका अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं है तो इसे कैरी क्यों करना अपने साथ। पीयूष, क्योंकि तुम्हारा जेई मेंस फिजिक्स में 100 परसेंटाइल था, तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम तुम कितना टाइम डिवोट किए थे फिजिक्स को? फिज़िक्स के लिए मैंने इनिशियली तो 40 मिनट सोच के रखा था, लेकिन अगर 3-4 क्वेश्चन में स्टक हो जाता है, कभी कभी होता है वो, तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। फिज़िक्स में मैंने 45 मिनट दिया था। तो स्पेशली फॉर फिज़िक्स ज़्यादा फोकस किस पे रहना चाहिए फाइनल डेज में, थ्योरी पे या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे? सो आपको लास्ट के मोमेंट पे तो PYQs को देख लेना चाहिए सारा, जितना भी जनवरी सेशन का क्वेश्चंस उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। ज़्यादातर थ्योरीज पे टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आजकल फिज़िक्स में थ्योरी पे ही आ जाता है और बाकी टाइम फार्मूला पे। क्योंकि तुम्हारा 99.5 प्लस परसेंटाइल था जेई केमिस्ट्री में, तो एग्ज़ाम टाइम पे तुम कितना टाइम डिवोट किए थे केमिस्ट्री पे? मेरा लगभग 50 मिनट गया था, क्योंकि कन्फ्यूजन होने लगा था कुछ कुछ क्वेश्चंस में। जबकि हम अच्छे से पढ़े थे, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो वहाँ पे हो सकता है आंसर गलत है, तो उसके कारण भी कन्फ्यूजन होता है। वेल मैंने 30 मिनट्स दिया था। और ऐसा एक मिथ बना रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इनऑर्गेनिक अगर हम छोड़ देंगे और फिज़िकल और ऑर्गेनिक पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे तो भी मेरा जेई क्लियर हो जाएगा, जेई केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो क्या ये सच है, और अगर नहीं तो क्या इसको लास्ट में हम लोग कवर कर सकते हैं एक वीक में? पहला चीज़ ये तो मिथ गलत है, पूरा मिथ है, क्योंकि इनऑर्गेनिक छोड़ के जा रहे हो। अगर तुम्हारा बाकी दोनों सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग नहीं है, 80+ स्कोर नहीं कर सकते, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक छोड़ना बेवकूफ़ी होगा। तो इनऑर्गेनिक लास्ट वीक में हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट याद करने वाला है, ऊपर से बहुत सारा चीज़, मैक्सिमम चीज़ तो हट चुका है, रिएक्शन हट गया है, तो अब तुम लोग को टेंशन नहीं है उतना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी करना है P ब्लॉक में वो कर लो।
फिर डी ब्लॉक का NCERT से ट्रेंड्स देख लो, ट्रेंड का यूट्यूब में वीडियोस ही मिल ही जाएगा, वो ट्रेंड्स को याद कर लो थोड़ा, जैसे भी तुमको याद करने में आसानी होता है। और बाकी चीज़ ये करो कि POC कर लो, POC होता है, ये बहुत स्कोरिंग है पार्ट है। फिर इनऑर्गेनिक का लास्ट का पार्ट होता है जो कुछ क्रिस्टलाइजेशन और एक लास्ट पार्ट होता है, वो वाला कर लो, क्योंकि उससे डायरेक्ट इसमें आ जाता है मैच द फॉलोइंग में। वो सब सिंपल है, डायरेक्ट मार्क्स मिलेगा उससे, और वो तुम तुरंत कर सकते हो। जैसे हम जिससे किए थे, हम रिकमेंड कर सकते हैं उसको। साक्षी वोरा का 6 आवर्स का इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, उससे कर सकते हैं, हम किए थे। फिर मोहित रेहान का भी वीडियो है, मोहित रेहान जेई नेक्सस, उससे भी कर सकते हैं, हम उससे भी किए थे, लास्ट का ही डेज में किए थे। तो जेई इनऑर्गेनिक पार्ट याद करने के लिए आपने निमोनिक्स यूज़ किया था कि नहीं? वेल मैंने हाँ किया था काफ़ी चीज़ों के लिए। वेल जैसे सॉल्ट एनालिसिस में बहुत कुछ के लिए किया था मैंने निमोनिक्स याद, और DNF ब्लॉक में किया था, P ब्लॉक में किया था मैंने, काफ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखने के लिए। तो क्योंकि तुम्हारा 99.91 परसेंटाइल था मैथ्स में, यस। तो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में तुम कितना टाइम डिवोट किए थे मैथ्स को? अराउंड 50 मिनट्स। लाइक क्वेश्चन पेपर जब मतलब देखा था वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो लाइक लगा था कि पूरा पेपर बहुत इजी है। लाइक बहुत देखते ही पता चला था कि ये सब क्वेश्चंस मैंने सब करे हुए, और सब लाइक PYQs जो भी थे उन्हीं के पैटर्न्स पे सारे क्वेश्चंस थे। 70 to 80 मिनट्स मैथ्स के लिए। एक ऑर्डर में आप 10 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है कि जो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी होता है वो भी आप अपने उस कॉन्फिडेंस से टैकल कर सकते हो। ये जेई इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ये पूरा गेम ही कॉन्फिडेंस का है। और अगर आप नहीं करके हो तो फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप करके आए उसको आप बेटर करके लेके जाओ, क्योंकि वो तो फार्मूला बेस्ड आता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता है उसमें। मैथ्स को आप कर सकते हो टैकल, लाइक 8 to 9 क्वेश्चन आप 1 वीक में प्रिपेयर कर सकते हो, इतना होता है मैथ्स में। एक लाइन का मैसेज जेई 25 स्टूडेंट्स के लिए। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिएगा, ये आपका केवल एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है लाइफ में, और अपने डाइट और मेंटल पीस पे खास ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम से पहले। बस एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह लो। लाइफ डिसाइडिंग तो नहीं है एग्ज़ाम है, बस एक कॉलेज मिलने वाला है तुम्हें, अच्छा परफॉर्म करो। 70-80% तुम्हारा मेहनत होता है जेई में, और फिर 30% वो डे होता है। विल टेक इट एज अनदर स्टेपिंग स्टोन इन योर करियर, जस्ट आज तुमने बोर्ड्स और 10th और 12th के बोर्ड्स को ट्रीट किया था। जितने भी आपने प्रैक्टिस की हैं उस पर फोकस करिए, फार्मूलाज और थ्योरी पे, और बाकी एग्ज़ाम का रिजल्ट तो बाद में देखा जाए। जो भी आएगा वो बाद में देखना, बाद में सोचना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स तुम्हारे साथ ही देंगे हमेशा, ये मत सोचना कि पेरेंट्स गुस्सा करेंगे या करेंगे, वो तुम्हारे लिए ही सोच रहे हैं। और ये कोशिश करो कि थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हम बना रहे हैं तो सही बना रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर रहेगा और अच्छा जाएगा एग्जाम। यही है कि ये एक बस एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह लो, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जीवन में, इसको इतना सर पे चढ़ाने की ज़रूरत है नहीं जितना अभी चढ़ा दिया गया है। चिल करो, और जितना पढ़ लिया है 2 साल में अच्छा ही होगा, और लाइक लास्ट टाइम में पैनिक मत करो, जो करा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा ही होगा, एक चीज़ है। सो गाइज दीज वर सम टिप्स फ्रॉम द जेई टॉपर्स ऑफ NIT जमशेदपुर। होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, डू योर बेस्ट। और देखो मेरी तरफ से तो एक एडवाइस है कि भाई दिस इज़ नॉट अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, सो टेक इट एज एन एग्ज़ाम। मतलब आप इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है? मतलब टेंशन नहीं लेना यार, चिल रहो, हो जाता है, ठीक है? हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे, हो जाएगा, जस्ट चिल रहो एंड अपना बेस्ट दो। ऑल द बेस्ट।